कल आप सारे मौजूद थे ना? यस सर। चले, थैंक यू। कल हमने ये पढ़ा था कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, किसी भी लम्हे पर, लम्हा इंस्टेंट एक ही बात है, टाइम पर यानी, तो उसका टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पर उस बॉडी की कितनी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी कितनी है, उसका क्या फार्मूला है, वो हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्यू। लेकिन प्रोजेक्शन क्यू है क्या? एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर है। इट इज सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। नजर आ रहा है ना सबको? क्यों नम्रा आई हुई है क्लास में? कैन यू हेयर मी? राफिया? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। यस चले, सर। चलो आ रही है सर आवाज। चले, मेहरबानी। तैमूर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो, आज तेरी आवाज नहीं निकल रही, अजीब बात है। v जो है ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में मुकम्मल करता है। और ये हमेशा याद रखना क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं फॉर वन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। आर क्या है? ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसे एक्स मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, जो मीन पोजीशन से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी मीन पोजीशन से ज्यादा होता चला जाएगा, कभी मीन पोजीशन से कम होता चला जाएगा। ठीक हो गया? मीन पोजीशन पर 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? यहां से नजर आ रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, अब देखो एक बॉडी है, उसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर। अब वो एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होना उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होनी, सिर्फ क्या चेंज होना है, एक्स चेंज होना है। लेकिन एक्स की वैल्यू को चेंज होने से यहां पर माइनस होगा एम्पलीट्यूड में से, उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। जब एक्स चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो अब हम देखें, अब x की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। देखो मेरा सुना, अब मैं लिखता हूं एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? ओ, वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मीन पोजीशन पर? डिस्प्लेसमेंट होता है 0। सो आगे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू ओमेगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर आ जाएगा 0,
तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 0, सिर्फ क्या रह जाएगा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। या अब जरा ये बताओ कि ये जो आर स्क्वायर है इसमें से जब कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी माइनस नहीं होगा तो डिफरेंस ही नहीं हो, कुछ भी कमी नहीं आई, तो इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी आ रही है ये कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो प्रोडक्ट है किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं दो, एक ही एक ही मतलब है। ये दो बार बार इस वजह से लिखते हैं कि ये नोटेशन अक्सर इस्तेमाल होती रहती है, तो आपके जहन में दोनों याद रहें। अब जरा ये देखना है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि एक बॉडी जो वाइब्रेट कर है उसके एम्पलीट्यूड अगर 2 मीटर है तो जब तक वो वाइब्रेट करता रहेगा, आइडियल पेंडुलम, आइडियल मैस स्प्रिंग सिस्टम, आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आना। तो आर क्या है, फिक्स है, एम्पलीट्यूड फिक्स है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी यूनिफॉर्म होगी। इसलिए याद रखना एक लफ्ज लिखा जाता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम भी होती है एंड यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म भी होती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इस वजह से है, दूसरी जो रीजन है, आप लोगों को जो एक्सेलरेशन वाला उस दिन पढ़ाया था, तो आपको पता है मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन का आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक में सारी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन करते हैं, बाकी तमाम चीजों की कैलकुलेशन, बाकी तमाम डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मीन पोजीशन के लिहाज से चेंज होने हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी रेफरेंस पॉइंट पर हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन 0 है। ठीक हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। देन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0। तो ये हमारे पास वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी क्या आई है, मिनिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एट रेस्ट, और ये नहीं है कि वहां पर रेस्ट में पड़ा ही रहेगा फॉर एन इंस्टेंट, यानी उसके बाद वो फिर वो मोशन में आ जाता है। जी, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे, जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछो। सैफुल्ला, राफिया, तैमूर, अहमद मंसूर, मेरे प्यारों पूछो, फरहान, नमरा, तैयबा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, समझ आ गई है। चलें आप, मैं ज़रा पीछे हटा हुआ हूँ, आज मेरे पास इस वक्त क्लास में मोबाइल नहीं है। कोई एक स्टूडेंट इसकी पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छी सी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा दूं, और फिर वो आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, दूसरे ग्रुप में मैं खुद शेयर कर लूँगा। कोई एक दो स्टूडेंट ले लें, जब हो जाए तो प्लीज़ बता दें मुझे। मैंने शेयर भी कर जी, हो गई, शेयर भी कर दी। थैंक यू, थैंक यू। लड़कियों में से भी एक कोई स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर, ले लिया। चलें आप भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।
चले, सर। थैंक यू जी। अहमद, ओ अहमद मंसूर, आपको मेरी आवाज पहुंचती है? यस सर। नबील होता है आपके साथ? सर उसके पास प्रॉब्लम है सर, उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ सर। यार वो क्या क्लास में ऐड नहीं है ग्रुप में? नहीं सर। यार इतने दिनों से वो क्लासें हो रही हैं, आप उसके साथ शेयर कर लो ना लिंक, उसको सारी बातें समझा भी दो ना, वो फिर उसकी सर क्लास। मैंने उसके साथ लिंक शेयर किया हुआ है, मैंने उसे किया हुआ है सर। अच्छा चलें, उसका नंबर फिर मुझे भी ना मैसेज कर दीजिएगा, ये जिस नंबर से है ना 0300100989, ठीक है, इस नंबर पे ना जिससे मैसेज आते भी हैं कभी कभी मेरी आवाज़ ठीक है में, सर। उस पे आप लोग वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर उससे खुद ऐड कर दूंगा। उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है ना। चलें जी, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल ठीक है सर, मैं कर दूंगा। सिंपल पेंडुलम आप लोग सारे जानते हैं ये क्या है, कि एक थ्रेड है हमारे पास, उस थ्रेड के नीचे हमने एक मेटालिक बॉब अटैच करना है, उस थ्रेड को हमने ऊपर ये बांधा हुआ है, इस थ्रेड के बारे में हम ये कहते हैं ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये आइडियल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल क्या होती है? एक्सटेंसिबल वो होती है जिससे हम खींचें तो उसकी लेंथ में चेंज आए, और इनएक्सटेंसिबल वो होती है जिससे हम खींचें तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, स्ट्रेच ना हो, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है। तो आइडियल स्ट्रिंग है हमारे पास, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब दूसरा झूठ सुन लो कि हमने इसको जहां पर बांधा हुआ है वो भी हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन ग्रिप देती है, जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो धागा तो स्लिप होता रहेगा, लेकिन हमने यही इमेजिन करना है कि कहीं पर कोई फ्रिक्शन वगैरह की वजह से हीट पैदा होकर एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तीसरा झूठ जो हम यहाँ पर आइडियल के लिए बोलते हैं कि जहां पर ऐसे वाइब्रेट करेगा जब हम इसे डिस्टर्ब करेंगे तो वहां पर कोई एयर फ्रिक्शन भी मौजूद नहीं है। तो अब मैं अगर इसे जुबानी बोल दूं इसकी कंस्ट्रक्शन, तो वो क्या होगा, इट कंसिस्ट of an inextensible string whose one end is tied with a frictionless sport and it has metallic bob at its other end। ठीक हो गया जी, ये हमने बात बना ली, बात कर ली। हमने करना क्या है, हमने ये साबित करना है कि जब इसको मैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसे मीन पोजीशन से मैं डिस्टर्ब करके इधर किसी पॉइंट ए तक लाता हूं, इतना डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स कवर किया, और जब मैं इसे पॉइंट ए से रिलीज करता हूं तो ये हमारे पास ए से ओ की तरफ आएगा, फिर ओ से बी की तरफ जाएगा ऐसे, और फिर ये वापस ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। तो पहली तो बात ये है कि हमें पता है कि इट इज जस्ट लाइक द स्विंग, जो बच्चों के झूले होते हैं उसकी तरह ही है। जैसे जब मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा रिलीज करूंगा तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने यही साबित करना है कि इसकी वाइब्रेटरी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक का मतलब जो बार बार अपने आप को एक ही पैटर्न पर रिपीट करती रहे, हार्मोनिकली रिपीट करती रहे, पीरियोडिक मोशन है ये। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन we disturb या displace it from O to A, यानी from mean position to extreme position, and release
it starts performing vibratory motion. It starts performing vibratory motion. ये बात हमने ले ली, ये कहानी हमने कर... अब जरा देखो, आप लोगों को मैंने शुरू वाले लेक्चर में एक बात बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए, इवन वाइब्रेटरी मोशन के लिए भी ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए. वो क्या है कि बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया. अगर मसलन इस थ्रेड के नीचे ये बॉब नहीं होगा तो ये हमारे पास वाइब्रेशन नहीं परफॉर्म कर सकेगा, एयर फ्रिक्शनल इफेक्ट्स वगैरह से फौरन ही रोक लेंगे. लेकिन अगर इसके नीचे मैंने ये थोड़ा सा हैवी मैस अटैच किया हुआ है तो इट कैन कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर द लॉन्गर टाइम. तो एक इनर्शिया होना चाहिए, मैस इनर्शिया यहाँ पर. दूसरा, जब मैं इसे डिस्प्लेस करके ओ से ए पर ले गया ऐसे, और यहां से मैं जब इसको रिलीज कर रहा हूं तो ये आगे नहीं जा रहा है, ये वापस आ रहा है. तो कोई ना कोई फोर्स तो है ना जो इसको वापस ला रही है. तो जो फोर्स इसे वापस ला रही है वो क्या कहलाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी. वो इसको वापस ला रही है, इसे रेस्ट से मोशन में ला रही है, इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है. तो हमने वो रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस सिंपल पेंडुलम वो मालूम करनी है. ठीक हो गया? तो अब जरा देखो वो क्या है. हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स. लेकिन उसके लिए मैं डायग्राम जरा दोबारा बनाना चाहूंगा. इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा समझने वाली बात डायग्राम ही है. ये मीन पोजीशन है ओ, इसको मैंने यहां से रिलीज किया, ये इधर आ गया पॉइंट ए पर, ये बॉब आ गया. ओ से ए तक इसको जो मैंने डिस्प्लेस किया है दैट इज एक्स, और यहां पे ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है थीटा. मैं क्या कहता हूं, जरा समझते रहना है साथ साथ कि व्हेन बॉब इज एट ए, जब पोजीशन ए पर है, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, दो फोर्सेस हैं. पहली फोर्स क्या है, एक इसका वेट है और दूसरा इसके वेट की वजह से जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास स्ट्रेच होगी. वे उसके अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एक टेंशन आ जाएगी. तो यहां पर पॉइंट ए पर बॉब पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. नंबर वन, वेट W ऑफ द बॉब, और दूसरी है हमारे पास टेंशन T एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग. लेकिन स्ट्रिंग के अलोंग कहां पर, अपवर्ड. स्ट्रिंग में वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है. अगर आप गौर करोगे मेरे प्यारों, तो क्या ये वेट और टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं क्या? ऑपोजिट होने के लिए जरूरी है कि दे मस्ट बी 180 डिग्री फेज डिफरेंस उनमें होना चाहिए, एंगल के डिफरेंस होना चाहिए. अब ये एक स्ट्रेट डाउनवर्ड है और दूसरी अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे अपवर्ड है, जिसका क्या मतलब है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं. तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इस वेट को, जो बॉडी का जो वेट है,
इसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। कैसे रिजॉल्व करते हैं, और करना, यहां पर ये जो स्ट्रिंग वाली लाइन है इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे आपने आगे लेकर आना है, और इस वेट के हेड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे परपेंडिकुलर। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये वेट है, इधर से ये स्ट्रिंग वाली लाइन आ रही होती है और इस वेट के हेड से ऐसे लाइन बना देते हैं। अब फिर हम ये कह देते हैं ये y है, ये x है। आपको पता होना चाहिए x और y कंपोनेंट्स कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो यहां पर वो एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो ये आपकी डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो क्या बात आपने समझनी है, ये बात याद रखनी है कि यहां पर स्ट्रिंग वाली लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे और यहां से इसके हेड से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो हमारे पास याद रखना ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे, ये देखो ये दो लाइंस हैं और इनको ये टेंशन वाली लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक इंटीरियर एंगल और उसी साइड पर एक्सटीरियर एंगल, ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड पर इंटीरियर और उसके आगे उसी साइड पर एक्सटीरियर एंगल, दे मस्ट बी इक्वल। आपने मैट्रिक में ये बड़ा अहम थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो जितना एंगल यहां पर होगा उतना ही एंगल यहां पर होगा। क्लियर होगी बात। ये जो थीटा है इसके ऑपोजिट, ये एंगल के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, वाई कंपोनेंट। ये वेट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। एंगल और 90 डिग्री जिस एक साइड पर होते हैं, यानी एंगल के साथ, वो कौन सा कंपोनेंट बन जाता है, वो एक्स कंपोनेंट बन जाता है। अब जरा देखो, आप लोगों को पता है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिलाएं, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, ये क्या होता है, रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होती है और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का हेड ज्वाइन करता है। इंग्लिश वाले, तो क्या मैं यहां पर बता रहा था कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट है तो उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होती है और रिजल्टेंट हेड और सेकंड वेक्टर का हेड ये आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहां पर वेट के ये दो कंपोनेंट्स हैं, WY और WX। वेट का यानी रिजल्टेंट की टेल यहां पर है, इस जगह पर है, और यहां पर रिजल्टेंट का हेड है। रिजल्टेंट का हेड और सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ऐसे ज्वाइन होंगे। ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल यहां पर है बराबर, तो इसका मतलब है WX का हेड इस डायरेक्शन में है, इसमें। तो अब देखो WX के हेड के साथ WY की टेल मिल रही है, फिर फर्स्ट वेक्टर WX की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक ये W का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। जो A1 वाले हैं उनकी इंग्लिश की क्लास अभी स्टार्ट होनी है, तो अगर वो जानना चाहें तो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर लूंगा कि 2-4 मिनट जरा मुझे चाहिए, ठीक है। तो बाकी क्लास में रहना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। तो अब यहां पर जरा देखो, जब हम पेंडुलम को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, मीन पोजीशन डिस्प्लेस करके यहां पर लाए, इसको रिलीज करूंगा तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। यानी वो इधर टेंशन की डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा रहा, ना ही वो बॉब की यहां पर WX की डायरेक्शन में ऐसे आगे जा रहा है। यानी बॉब की इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग किसी किस्म की मोशन नहीं है। सिर्फ कहां पर मोशन है, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये जैसे W बॉब पर एक्ट कर रहा है, WX भी बॉब पर एक्ट कर रहा है, तो ये WY इधर हवा में नहीं है, ये तो हेड टू टेल की वजह से यहां पर नजर आ रहा है। एक्चुअली दिस WY इज आल्सो एक्टिंग ऑन द बॉब, और इसे जब मैं उठा के ऐसे रखूंगा तो आपको नजर आ रहा है कि WY की जो डायरेक्शन है, WY की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब मैं अगर शार्ट करूं तो यहां से नजर आ रहा है क्या बोला, since there is no motion along
स्ट्रिंग के अलावा किसी किस्म की मोशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवर्ड टेंशन है और उसके अपोजिट ये जो WX है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इसलिए सो दे कैंसल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को अगर कैंसिल कर रहे हैं तो सिर्फ एक फोर्स हमारे पास रह जाती है जो बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लाएगी, और वो क्या होगा, WY है, जो ये चाहती है कि मैं बॉब को O से A पर लाया था तो अब उसकी पोजीशन को रीस्टोर करना चाहती है। इस वजह से मैं क्या कहूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहूंगा। किसको, WY को। तो मैं ऐसे कह देता हूं, सो द ओनली फोर्स which produces motion या accelerate in the bob is कौन सी है, WY, और यही हमारे पास क्या होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी। बस मेरी बात खत्म होने लगी। यही हमारे पास क्या होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो अब मैं ऐसे लिख देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स है WY। अब क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए साथ हम क्या लिख देते हैं, नेगेटिव साइन लिख देते हैं। और मैं आगे लिख देता हूं यहां पर, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट its direction is always towards mean position, कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो आप जरा देखो, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, MA माइनस, या अभी एक स्टेप बाद लिखता हूं, F इज इक्वल टू माइनस W क्या हो जाएगा, W साइन ऑफ थीटा। फिर मैं W को क्या लिख सकता हूं, MG साइन ऑफ थीटा। और F को हम क्या लिख सकते हैं, MA माइनस MG साइन थीटा। M से M क्या हो जाएगा, कैंसल, तो A आ जाएगा माइनस G साइन थीटा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, और आज का अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करता हूं। हाँ भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मेरे से पूछे, बल्कि अभी मेरे पास 2-3 मिनट हैं, ये पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन क्लास क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी तो इस वजह से सारे दूसरी क्लास वाले भी आ गए और इंग्लिश के सर भी वेट कर रहे हैं। किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। क्यों भाई, नम्रा, यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, समझ आ गई है। तैमूर, अहमद, मलंग, राफिया, सैफुल्ला, नो सर, समझ आ गई। चलें सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं से हम इंशाल्लाह मंडे को आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे पिछले लेक्चर अपलोड हो गए हैं, बस मुझे उनको ज़रा रीनेम करना है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये प्लीज़ स्क्रीनशॉट एक ले लें, मेरे पास मोबाइल नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके क्लास में शेयर करें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। क्लास में भी शेयर कर दें, लड़कियों में से भी ऐसे ही। और बाकी के साथ माजरत खाऊं, अभी मैं क्लास एंड करता हूं, आप अपनी इंग्लिश की क्लास के लिए ज्वाइन कर लें। सॉरी, आज आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई।